नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2। विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ 2 में उत्पादन के साधन की चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि उत्पादन के साधन क्या है। उत्पादन के साधन का हमारे जीवन में, आर्थिक व्यवस्था में, इस देश पे और समाज पे क्या असर पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, उत्पादन के साधन देखिए, मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट हो, मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट हो, इस तरह वस्तु या सेवा को उपयोगी स्वरूप दिया जाता है, जिसे उत्पादन कहते हैं। उत्पादन किसे कहते हैं? मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वह संतुष्ट हो। जब तक वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, मनुष्य की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी वस्तुएं हैं जिसका उत्पादन होता है, ठीक है, उन वस्तुओं के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, जिसे उत्पादन कहते हैं। आमतौर पर कहें तो उपयोगिता का गुण जो होता है उसका सर्जन करना, मतलब तुष्टि गुण का सर्जन करना की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये जो तुष्टि गुण का सर्जन है, तुष्टि गुण अर्थात क्या? तुष्टि गुण अर्थात क्या? अगर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है और वह मिले तो उससे हमें जो खुशी मिलती है उसे तुष्टि गुण कहते हैं। आपको भूख लगी है, भोजन मिले तो भोजन से आपको तुष्टि गुण मिलती है। आपको प्यास लगा है, पानी मिले तो पानी से हमें तुष्टि गुण मिलता है। लेकिन कब? आप जब स्कूल से छूटते हैं, अपने घर पर जाते हैं और जब भोजन ग्रहण करते हैं तो पहली रोटी से, पहले निवाले से जितना तुष्टि गुण मिलता है, उसके बाद वाले से उससे कम, और उसके बाद वाले से उससे कम, उसके बाद वाले से उससे कम। तो कुल मिला जुला के अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो सबसे ज़्यादा तुष्टि गुण आपको पहली रोटी से मिलता है। पहली रोटी की तुलना में दूसरी रोटी से कम तुष्टि गुण मिलेगा। दूसरी रोटी से तीसरी रोटी में तुष्टि गुण कम मिलता है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप जब पानी पीते हैं तो पहला गिलास पानी जब आप पीते हैं तो आपको अधिक से अधिक तुष्टि गुण मिलता है। आपका पेट भर जाता है, आपकी प्यास बुझ जाती है। उसके बाद अगर आपको कोई लाके लस्सी दे कि लो इसे पी लो, तो अब आपको उससे कोई भी तुष्टि गुण मिल रहा नहीं है। अब आपको उस लस्सी में कोई भी रस नहीं है, क्योंकि आपकी भूख, आपकी प्यास वो है पूरी हो चुकी है। इसलिए अगर आप पानी पूरी खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, बतासा खा रहे हैं, तो पहले गोलगप्पे से जितना आपको तुष्टि गुण मिलता है, दूसरे में उससे कम, पहले से दूसरे में कम, दूसरे से तीसरे में कम, तीसरे से चौथे में कम। ऐसे आप 10-15 खा लेते हो तो उसके बाद आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह से जो उत्पादन है, उत्पादन के द्वारा मनुष्य की जो आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जो उनका सर्जन होता है, उसका तुष्टि गुण में सर्जन कहा गया है, जिसे उत्पादन कहते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, लकड़ी का एक पेड़ है। पेड़ को काटकर आप एक कुर्सी बनाते हैं, ठीक है। तो कुर्सी का जब हम उपयोग करते हैं, लकड़ी से क्या करेंगे? कुर्सी बनाएंगे, और उसका जब हम उपयोग करते हैं तब क्या होगा? कुर्सी पर बैठने से हमें जो संतोष प्राप्त होता है, जो तुष्टि गुण मिलता है, वो लकड़ी से नहीं मिलता है, वो पेड़ से नहीं मिलता है। लेकिन कुर्सी पर जब हम बैठे, कुर्सी को हम देख रहे हैं तब तक हमें तुष्टि गुण नहीं मिलता है, लेकिन जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तब हमें तुष्टि गुण मिलता है, ठीक है। इस तरह से तुष्टि गुण का सर्जन की प्रक्रिया में जो मदद रूप हो उसे साधन कहते हैं। तुष्टि गुण के सर्जन की प्रक्रिया में जो मदद रूप हो उसे साधन कहते हैं, ठीक है। स्थान, स्वरूप, समय बदलने से वस्तु के तुष्टि गुण तथा उपयोगिता मूल्य में बढ़ोतरी होती है, तो यह उत्पादन प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में मदद रूप करने वाले विषयों को उत्पादन के साधन कहा जाता है। लकड़ी है, लकड़ी से कुर्सी बनी, उत्पादन हुआ। अब उसके बाद उन साधनों के द्वारा आप उसका उपयोग करते हैं, उसका मूल्य जो आपको प्राप्त होता है उसे साधन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उत्पादन के साधन दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो उत्पादन के यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों 4 साधन हैं।
जमीन है, पूंजी है, श्रम है, नियोजक है। कहा गया है कि नियोजक जो है वह जमीन, पूंजी, श्रम को अपनी हथेली पे रख के उत्पादन करता है। तो हथेली पे कहाँ आएगा? नहीं। अगर आपका नियोजक सही नहीं है तो आपके पास ये तीनों चीज़ें होने के बावजूद भी आप कुछ कर सकते नहीं है। किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीन है लेकिन पूंजी नहीं है, क्या उत्पादन होगा? नहीं। किसी व्यक्ति के पास बहुत अरबों खरबों रुपया है, जमीन नहीं है, क्या उत्पादन होगा? नहीं। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा श्रम है, श्रमिक है, लेकिन जमीन और पूंजी नहीं है, तो क्या उत्पादन होगा? नहीं। लेकिन अगर इन तीनों होने के बावजूद भी अगर आपके पास अच्छा नियोजक नहीं है तो भी आपका उत्पादन होगा नहीं। तो इसलिए इन चारों का उपयोग करके जो भी चीज़ बनाया जाता है वह उत्पादन होता है। ये उत्पादन के साधन है। उत्पादित की गई जो भी वस्तुएं हैं उनमें इन चारों का भाग जो है वो समान रूप से देखने को मिलता है। लेकिन प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि उत्पादन के सिर्फ दो ही साधन होने चाहिए, एक प्रकृति और दूसरा मानव। क्यों? प्रकृति के द्वारा हवा है, सूर्य प्रकाश है, जमीन है, पानी है, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, इनके द्वारा हमें क्या मिलता है? साधन मिलता है। और मानव श्रमिक के रूप में उसमें काम करता है जिससे वस्तु का उत्पादन होता है। तो इस तरह से मार्शल के मतानुसार सिर्फ दो ही प्रकार के उत्पादन के साधन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्पादन के 4 साधन हैं। आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उत्पादन के 4 साधन लिखेंगे और इन चारों का नाम जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो भाग है ये खनिज है। ये क्या है? खनिज है, जो जमीन के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जमीन के नीचे हमें खनिज मिलता है। जमीन के ऊपर ये देखिए क्या है? पेड़ है। क्या है? पेड़। ठीक है, तो ये वनस्पति है। पेड़ पौधे जो भी होते हैं इनके द्वारा जो हमें ईंधन, खाद या इत्यादि चीज वस्तुएं साधन मिलते हैं वह सब। अब ये क्या है? नदी, जल की हमें जरूरत पड़ती है, पानी की हमें जरूरत पड़ती है, पहाड़, पर्वत और पहाड़ भी होते हैं। ठीक है, बादल बरसात लेकर आते हैं और सूर्य की गर्मी हमें मिलती है। तो अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, अगर एक पौधे का उत्पादन करना है तो उस पौधे को सबसे पहले हमें जमीन में गाड़ना पड़ेगा। जमीन के अंदर नमी होनी चाहिए, उसमें वहाँ पे हवा लगनी चाहिए, सूर्य की गर्मी होनी चाहिए, तब वह जो बीज है वह अंकुरित होकर एक पौधा बनेगा। इस तरह से जमीन के नीचे भाग में हमें क्या मिलेगा? खनिज। ऊपरी भाग में हमें पर्वत और पहाड़ मिलते हैं, बादल मिलते हैं, बादल से हमें पानी मतलब नदी है। ठीक है, सूर्य की गर्मी लगती है और इसके द्वारा वनस्पति यहाँ पर उगती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट था हमारा जमीन। अगर हम जमीन की परिभाषा की बात करें तो प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार मनुष्य को उत्पादन में मदद रूप होने वाला प्राकृतिक परिबल जमीन है। मनुष्य को उत्पादन में मदद रूप हो ऐसा प्राकृतिक परिबल क्या है? जमीन है। जमीन की ऊपरी सतह को पृथ्वी के ऊपरी सतह को जमीन कहते हैं। तो हमने तो ये पढ़ा कि जमीन के ऊपरी सतह जो परत है, जो कंकड़, पत्थर, बालू और एक पपड़ी जमीन के ऊपर से खुलती है, उसे हम क्या कहते हैं? जमीन कहते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती है। बरसात का टाइम हो, कहीं पर सूखा पड़ गया हो, वहाँ पर देखिए पृथ्वी पर एक परत उगती है, परत ऐसे। ठीक है, उसके अंदर कंकड़, बालू, मिट्टी, नमी सब कुछ देखने को मिलता है, उसे जमीन कहते हैं। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, जमीन के अंदर हवा, पानी, सूर्य, गर्मी, खनिज, नदी सब कुछ देखने को मिलता है। मित्रों, हम जमीन की बात कर रहे थे। जमीन अर्थात पृथ्वी के ऊपरी सतह को जमीन कहते हैं। और अब हम जमीन के लक्षण को देखेंगे कि जमीन के कितने लक्षण हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, और फिर उन लक्षणों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जमीन के लक्षण। सबसे पहला पॉइंट है, जमीन प्राकृतिक उपहार है। मतलब जो भूमि है, जो जमीन है, वो क्या है? प्राकृतिक उपहार है। आपका हैप्पी बर्थडे आता है, आपके मित्र, माता पिता, आपके सगे संबंधी आपको भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो आपको क्या मिलता है? उपहार मिलता है। उसी तरीके से जमीन जो है वह हमें कुदरत ने उपहार के रूप में दिया है। हमने उसका उत्पादन नहीं किया है, हमने उसे बनाया नहीं है, हम उसे कहीं से लेकर आए भी नहीं है। इसलिए हमें क्या मिला है? प्रकृति की तरफ से जमीन जो है वह हमें उपहार के रूप में मिली हुई है।
दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, भूमि की कुल पूर्ति क्या है, स्थिर है। पूर्ति किस में आती है, वस्तु में। जिस वस्तु की मांग होती है उस वस्तु का उत्पादन करके पूर्ति को बढ़ाया और घटाया जाता है। लेकिन जो जमीन है, आपका जो घर बना हुआ 10 बाई 10 का, 10 बाई 15 का, 30 बाई 30 का, क्या उसे आप खींच के चौड़ा कर सकते हो? क्या उसके अंदर और दूसरी भूमि ला सकते हो? क्या उस भूमि को वहाँ से हटा सकते हो? आपके गांव में जो खेत है वह शहर में ला सकते हो? शहर का जो मकान है उसे गांव ले जा सकते हो? नहीं। इसलिए भूमि जो है जो स्थिर है। भारत के नक्शे में जितनी जमीन दिखाई दे रहा है, भारत में उतना ही जमीन देखने को मिलेगा। आपके हिस्से में जितना खेत है, जितना मकान है, उतना ही रहेगा। आप उसे कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। देश के क्षेत्रफल के अंदर जितनी जमीन की मात्रा है उतना ही रहने वाला है, उसमें कोई गतिशीलता होने वाली नहीं है। तीसरा पॉइंट है, भूमि भौगोलिक रूप से अगतिशील है। अगतिशील मतलब वहाँ से वह हलन चलन नहीं कर सकती। मैं आपको वीडियो में दिख रहा हूँ कि मैं हिल रहा हूँ, आप चलते हो, आपका वाहन चलता है, आप कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ला और जा सकते हो, लेकिन जमीन को ला और ले जा सकते नहीं हो। वह क्या है, अगतिशील है। जहाँ पर जो जमीन है वह जमीन वहीं पर ही रहने वाली, वह जरा भी वहाँ से बदलने वाली नहीं है। आपका जो घर है वह खेत में नहीं जा सकता, बनाना पड़ेगा दूसरा। आपका जो खेत है वो घर में नहीं आ सकता, ठीक है। आपकी जो शहर के मकान है वो गांव नहीं जा सकते, गांव का जो मकान है वो शहर नहीं आ सकता। इसलिए क्या है, अगतिशील है। आपके पड़ोस का मकान आपका नहीं हो सकता, लिखवाना पड़ेगा, वो बदल नहीं सकता, जमीन बदलेगी नहीं, ठीक है। जहाँ पर बंजर जमीन है वहाँ पर बंजर रहेगी, जहाँ पर उपजाऊ जमीन है वहाँ पर उपजाऊ रहेगी, उसमें कोई फेरबदल हो सकता नहीं है। इसलिए जमीन को अगतिशील कहा गया है। चौथा पॉइंट है, जो भूमि है, जमीन की उर्वरा शक्ति क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। उर्वरा शक्ति अलग अलग होना मतलब आपके जो मित्र हैं वो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ढिंगड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। उसी तरीके से जमीन की उपजाऊपन में भी क्या होता है, भिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग जमीन की अलग अलग प्रकार की जमीनें हमें देखने को मिलती है, लाल, पीली, काली, उपजाऊ, पथरीली, ऊसर, बंजर, अलग अलग प्रकार की जैसे हम जमीन के प्रकार देखते हैं, उसी प्रकार से उसका उपजाऊपन भी देखने को मिलता है। जो पथरीली ज़मीन है, जो बंजर ज़मीन है, वह उपजाऊ नहीं है, उसमें किसी भी फसल का उत्पादन नहीं हो सकता। लेकिन जो उपजाऊ है उसके अंदर कोई भी बीज अगर हम छिड़काव करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, उसका उत्पादन देखने को मिलेगा। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्थानों पर जमीन के प्रकार अलग अलग देखने को मिलते हैं और उन अलग अलग प्रकार के आधार पर जमीन में उत्पादन शक्ति देखने को, उर्वरा शक्ति देखने को मिलती है। बहुत सारी जगह है जहाँ पर जमीन के उपजाऊपन नहीं है अथवा कम है, तो वहाँ पर फसल का उत्पादन कम होता है अथवा नहीं होता है। बहुत सारी जगह है जहाँ पर ज़मीन का उत्पादन अधिक होता है, तो वहाँ पर फसल अच्छी तरह होता है, वहाँ पे किसानों को लाभ होता है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वह अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि मनुष्य, मैंने अभी आपको बताया, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, उसी तरीके से। अगला पॉइंट है, जमीन को मिलने वाला मुआवजा किराया कहा जाता है। आपके पास जो ज़मीन है, अगर आप खेती करते हो, फसल का उत्पादन होता है, उसे बाजार में बेचते हो, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, उसे मुआवजा कहते हैं। आपके पास जो ज़मीन है उसमें आपने घर बनाया, उसे किराए पर दिया, उससे आपको भाड़ा प्राप्त होता है, जिसे मुआवजा कहते हैं, ठीक है, किराया कहते हैं। आपने उसे किसी को रेंट पे दे दिया या उसके अंदर कारखाना कंपनी बना दिया या शादी का जो पार्टी प्लॉट बना दिया इत्यादि कुछ भी किया, उसके बदले में आपको जो किराया मिलता है वो मुआवजे के रूप में मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने जमीन के लक्षण देखे हैं, कितने, 5। एक बार मैं फिर से पुनरावर्तन करना चाहूँगा। पहला है, जमीन प्राकृतिक उपहार है। दूसरा, जमीन मतलब भूमि की कुल पूर्ति स्थिर है। तीसरा, भूमि भौगोलिक रूप से अगतिशील है। चौथा, भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है।
पांचवा, भूमि को मिलने वाले मुआवजे को किराया कहते हैं। यहाँ पर जमीन का पॉइंट अपना पूरा होता है विद्यार्थी मित्रों। अब हम उत्पादन के दूसरे साधन की चर्चा करेंगे जो श्रम के नाम से जाना जाता है। श्रम क्या है? जो कार्य, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाने का जो काम कर रहा हूँ वो श्रम है। मैं स्वयं श्रमिक हूँ। एक किसान है, वह खेत में काम करने जाता है। किसान श्रमिक है, खेत में उसने जो भी काम किया, मिट्टी को पलटा, फसल को काटा, जो भी काम किया वह उसका श्रम है। एक मजदूर है, जो मजदूर है वह श्रमिक है। मजदूर ने जो काम किया है, मजदूर ने जो काम किया है वह श्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अन्य व्यक्ति की निगरानी में आप काम कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर कोई एक व्यक्ति निगरानी रखे हुए है। अन्य व्यक्ति की निगरानी के अधीन आर्थिक बदले की भावना से आप जो काम करोगे उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, आप कुछ प्राप्त करोगे, इस भावना से किया जाने वाला शारीरिक अथवा मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। किसान खेत में शारीरिक मेहनत करता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वह ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करता है। तो जो किसान है वो शारीरिक मेहनत करता है, ठीक है, और जो ऑफिस में बैठा है वो कंप्यूटर पे मानसिक काम करता है। तो शारीरिक या मानसिक कार्य को क्या कहते हैं? श्रम। लेकिन दोनों श्रमिक हैं। जो ऑफिस में बैठा है वो भी श्रमिक है, जो खेत में काम कर रहा है वो भी श्रमिक है। और श्रम क्या है? वो कंप्यूटर पे कर रहा है और ये खेत में कर रहा है। तो श्रम करने वाले को श्रमिक कहते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे है उत्पादन के केवल दो ही मूलभूत साधन होने चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्रियों ने कहा। अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि उत्पादन के केवल दो ही मूलभूत साधन होने चाहिए। जैसे प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि उत्पादन के 4 साधन नहीं, 2, प्रकृति और मानव ही होने चाहिए। वैसे यहाँ पे अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि जो प्राकृतिक परिबल है वह भूमि होने चाहिए, ठीक है, और मानव परिबल वह श्रम, इन दोनों को मिलाकर क्या होना चाहिए? यह उत्पादन के केवल साधन होने चाहिए। अब हम विद्यार्थी मित्रों देखेंगे श्रम के लक्षण। यहाँ पर पहला है श्रम का लक्षण में श्रम और श्रमिक अविभाज्य है। विभाज्य किसे कहते हैं और अविभाज्य किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह पता है। विभाज्य मतलब अलग करना, भिन्नता दिखाना, अलगाव करना, बांटना। अविभाज्य मतलब जोड़ के रखना, वह अलग नहीं होगा, वह बंटेगा नहीं। ठीक है, तो जो श्रम और श्रमिक है, मैं श्रमिक हूं, मेरा श्रम पढ़ाना है। ठीक, किसान श्रमिक है, किसान खेत में काम कर रहा है तो उसका श्रम है। एक मजदूर है, वह श्रमिक है, वह जो भी काम करता है कंपनी के अंदर वह श्रम है। दोनों अविभाज्य क्यों है? जहां श्रम वहीं श्रमिक। अगर खेत में काम है तो किसान जाएगा, यहाँ पढ़ाने का काम है तो मैं आऊँगा। कंपनी में काम करने वाला मजदूर अगर वहाँ पे काम करना है तो वो जाएगा। इसलिए क्या कहा गया है कि श्रम और श्रमिक दोनों क्या हैं? अविभाज्य हैं। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर श्रम नाशवान है। क्या है? श्रम नाशवान। कैसे श्रम नाशवान है? कैसे नाशवान है? अगर हम कोई वस्तु रख देते हैं तो कल खराब हो जाती है, सड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक है, श्रम नाशवान है। अगर आप आज मतलब रोज 4 प्रश्न उत्तर याद करते हैं दिन में, अगर आप रोज 4 प्रश्न उत्तर याद करते हैं और आज आपने आलस कर दिया, नहीं किया, याद नहीं किया, तो कल क्या आप 8 प्रश्न उत्तर याद कर पाएंगे? नहीं। ठीक है, क्योंकि जो 4 प्रश्न उत्तर आप रोज याद करते थे, आज आपने नहीं किया तो कल 8 आपसे नहीं होने वाला है। उसी तरीके से किसान अगर खेत के अंदर काम कर रहा है, आज वह मजदूरी करने खेत में काम करने नहीं गया तो कल दुगना काम नहीं कर पाएगा। आज का जो उसका श्रम था वो नष्ट हो गया। इसलिए रोज का रोज काम करना चाहिए ताकि हमारा श्रम जो है वो नष्ट ना हो। एक कर्मचारी है, वह अपनी कंपनी के अंदर रोज 500 इकाई का उत्पादन करता है।
एक दिन वो छुट्टी कर देता है, उस दिन उसकी मशीन बंद रहती है, तो क्या दूसरे दिन वह उसी समय अंतराल में, जो भी उसका 8 घंटा 10 घंटा का समय काल है, उसी समय अंतराल में क्या वो 1000 इकाई का उत्पादन कर पाएगा? नहीं। इसलिए क्या होगा? उसका श्रम नष्ट होता है और श्रम नाशवान कहा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, तीसरा पॉइंट है सामाजिक मानसिक कारण। सामाजिक मानसिक कारण श्रम की गतिशीलता को असर करते हैं। सामाजिक मानसिक कारण मतलब कि प्राचीन समय में अगर कोई व्यक्ति परदेश जाना चाहता हो, शहर जाना चाहता हो, तो उसके घर वाले उसको रोक लेते थे और कहते थे नहीं नहीं आप शहर मत जाओ, हमारा क्या होगा, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। तो उनकी मोहमाया के चक्कर में वह व्यक्ति गांव छोड़कर शहर नहीं जा पाता था। ठीक है, ये तो हुआ सामाजिक, क्योंकि समाज के लोग क्या कहेंगे, अरे परदेश चला गया, वहाँ रहने लगा, ऐसा करने लगा, ऐसा हो गया। तो इसलिए उस कारण से लोग अपने समाज को, अपने घर परिवार को छोड़कर शहर की तरफ नौकरी व्यवसाय के लिए नहीं जा पाते थे। मानसिक कारण मतलब लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हमारे पास खेत, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी इतना है, एक ही लड़का है, वह शहर जाके क्या करेगा, क्या कमाएगा, क्यों कमाएगा, इसका इफेक्ट बहुत पड़ता था। तो इसलिए अब क्या है, दूसरा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जिस राज्य में निवास कर रहे हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश का नाम लेता हूं, तो आपका घर जो है वह उत्तर प्रदेश में है और आप नौकरी करने के लिए गुजरात जाते हो। आपको गुजराती नहीं आती है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद अगर आपको मार्केटिंग का ऐसा कोई काम या कोई कंपनी में या कोई ऑफिस में ऐसा काम मिल जाता है कि वहाँ पर सारे के सारे जो भी कर्मचारी हैं वो गुजराती में बात करते हैं, तो आपको उनकी गुजराती समझ में आएगी नहीं। तो ये जो भाषा है, ये जो शैली है, इसके कारण आपको वहाँ पे पाएगा नहीं, आप वहाँ रह नहीं पाओगे, आप वहाँ टिक नहीं पाओगे और आपको वापस छोड़ के अपने गाँव उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर कोई गुजरात का व्यक्ति है, वह उड़ीसा चला गया या अन्य किसी देश चला गया या विदेश चला गया और उसे वहाँ की भाषा शैली नहीं समझ में आ रही है, तो उसे वह कार्य छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि वह जो कार्य कर रहा है, जो समझाने की कोशिश कर रहा है, वह अपनी भाषा में, जो लोग समझने वाले हैं उनकी समझ शक्ति दूसरी भाषा की, इसलिए उन्हें समझा पाना और सामने वाले को समझ पाना, दोनों में कठिनाइयाँ देखने को मिलेगी। इसलिए आपको समस्या होगी। ये सारे कारण आपको वापस अपने जो गाँव है वहाँ लेकर आएंगे। चौथा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, प्रत्येक श्रमिक की कार्य क्षमता अलग अलग होती है। आपके वर्गखंड में एक टीचर पूरे बोर्ड भर के पढ़ाते हैं, दूसरा आते हैं चौक नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की कार्य क्षमता कैसी है, अलग अलग है। कि एक व्यक्ति पूरा बोर्ड भर के पढ़ा रहा है, दूसरा चौक भी नहीं उठा रहा है, तो दोनों की कार्य क्षमता अलग अलग है। ठीक है, एक व्यक्ति 12 घंटे 16 घंटे 24 घंटे 36 घंटे तक नौकरी करने की उसके अंदर काबिलियत है, कार्य क्षमता है, दूसरा व्यक्ति 8 ही घंटे कर सकता है। अगर एक व्यक्ति बीमार व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, एक सोहन एक मोहन, तो सोहन की तबीयत खराब होने के कारण वह 8 घंटे से ज़्यादा नौकरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन मोहन स्वस्थ होने के कारण रोज 16 घंटे नौकरी करता है। दोनों की कार्य क्षमता अलग अलग है। एक वृद्ध व्यक्ति की तुलना में जो युवा व्यक्ति है उसकी कार्य शक्ति अधिक होगी, इसलिए कार्य क्षमता अलग होने के कारण भी उत्पादन पर उसका असर देखने को मिलता है। अगर कार्य क्षमता अधिक है तो उत्पादन अधिक, कार्य क्षमता कम तो उत्पादन कम देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, श्रम की पूर्ति का आधार जनसंख्या पर है। देश की जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। 1901 में 23.83 करोड़ की जनसंख्या थी भारत के अंदर, 1951 में 36.10 करोड़ हो गई, 1991 में 84.64, 2001 में 102.70 करोड़ और 2011 में 121.02 करोड़ की जनसंख्या से इस बढ़ते दर से देश के अंदर बेरोजगारी अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर असर क्या करता है कि जैसे ये जो कतार है जनसंख्या का, ये क्या होगा, बढ़ेगी, तो बेरोजगारी का प्रमाण भी क्या होगा, ऊंचा देखने को मिलेगा। क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है तो युवा पीढ़ी के लोग भी बढ़ते चले जाएंगे। आज जैसे चीन के अंदर
जो वृद्धावस्था के लोग हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है, भारत के अंदर युवा पीढ़ी के लोग हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है। लेकिन जितनी गति से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उतनी गति से देश में उन युवा पीढ़ी को देने के लिए रोजगार बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं। कारखाने, कंपनियां बढ़ रही हैं? नहीं बढ़ रही है। इसलिए क्या हो रहा है? बेरोजगारी की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। छठा और लास्ट पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, श्रम को चुकाए जाने वाले मुआवजे को वेतन कहा जाता है। जो श्रम है, श्रम कौन करेगा? श्रमिक। तो श्रम करने के बदले में जो श्रमिक है उसे क्या मिलेगा? मुआवजा। किसान फसल का उत्पादन करता है, फसल को बाजार में बेचता है, बदले में पैसा पाता है, वह उसका मुआवजा है। कर्मचारी है, कंपनी के अंदर काम करता है, तो कुछ पाने की लालसा से जो काम किया वह उसका मुआवजा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वेतन पाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये मेरा मुआवजा है। विद्यार्थी मित्रों, उत्पादन के साधन में हमने 2 उत्पादन के साधन पढ़े। नंबर 1 जमीन और नंबर 2 श्रम। और अब हम तीसरा उत्पादन के साधन में पूंजी पढ़ने जा रहे हैं। पूंजी जो है मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है, ठीक है। परिवार जो है वो धन है। आपके जो घर के सदस्य हैं वही पूंजी हैं, वही पैसा है। लेकिन उस परिवार के साथ साथ जीवन में पैसा भी बहुत ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के साथ अगर संयोजन के साथ, मेल जोल के साथ चले तो जो जीवन है बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अगर परिवार बहुत बड़ा है, पैसा कम है तो समस्या। पैसा बहुत ज़्यादा है, परिवार बहुत कम है तो भी समस्या। ऐसा नहीं समझने का कि पैसा बहुत ज़्यादा है और जो परिवार है वो कम, तो भी एक समस्या ही है, ठीक है। क्योंकि जो पूर्वज छोड़कर गए हैं उसका उपयोग कौन करेगा? कहावत आपने सुनी होगी, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो ये कहावत में ही खाली अच्छी लगती है। बाप और भैया भी होना चाहिए, मतलब भाई भी होना चाहिए, पिता भी होना चाहिए, और साथ में हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी हो सके, समय से पूरी हो सके, ठीक है। इतना पैसा भी हमारे पास होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे देखते हैं। आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साधन क्या? पूंजी। महत्वपूर्ण साधन क्या है? पूंजी, मतलब पैसा। श्रम और भूमि मतलब जमीन। अभी श्रम के बारे में चर्चा हुई थी कि मैं पढ़ा रहा हूं ये श्रम है और मैं खुद श्रमिक हूं, ठीक है। और ये जो भूमि है ये जमीन, ये क्या है? प्राकृतिक सर्जन। जबकि क्या है? प्राकृतिक सर्जन। जबकि पूंजी उत्पादन का मानव सर्जित साधन है। श्रम और भूमि प्राकृतिक सर्जन है, प्रकृति के द्वारा हमें मिला हुआ है। एक जंगल है, उसमें वृक्ष काटने और लगाने हैं तो मनुष्य ने नहीं बनाया। जो वृक्ष लगाने की प्रक्रिया है ये मनुष्य कर रहा है। जबकि पूंजी का बढ़ावा करना, पूंजी को बनाना, ठीक है, उत्पादन करना, उत्पादन के साधन इकट्ठा करना, उससे पैसे इकट्ठा करना, ये मानव सर्जित साधन है। पूंजी अर्थात क्या? ऐसी भौतिक वस्तु जो उत्पादन में मदद करे, ऐसी भौतिक वस्तु। आप एक किसान है, आपको खेती करना है, आपको उत्पादन के साधन चाहिए, वो आपके भौतिक स्वरूप में आपकी मदद करता है, उत्पादन को बढ़ाता है और आपकी आय को बढ़ाता है। पूंजी को उत्पादन का उत्पादित साधन माना जाता है। पूंजी को उत्पादन का उत्पादित साधन माना जाता है क्योंकि पूंजी एक ऐसी भौतिक वस्तु है कि जिसका उत्पादन होता है, फिर वो उत्पादन में मदद करती है। जैसे कि ट्रैक्टर। जो खेत है वह तो हमें प्रकृति के द्वारा मिला, कुदरत के द्वारा मिला, लेकिन खेत में खेती करने के लिए जो ट्रैक्टर का हम उपयोग करते हैं उसे तो मनुष्य ने बनाया। अब ट्रैक्टर को मनुष्य ने बनाया तो उस ट्रैक्टर के द्वारा दूसरा मनुष्य उसका उपयोग करेगा, किसमें? खेती, फसल का उत्पादन करने के लिए। तो जो ट्रैक्टर है ये एक पूंजी है। इस पूंजी के द्वारा हम दूसरी पूंजी उत्पादित कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं वह। उसके बाद इसके लक्षण है, पूंजी के लक्षण। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, उत्पादन का मानव सर्जित साधन है।
आपके पास पैसा है तो आप खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपका फसल अच्छा होगा, आप उसे बेचेंगे, अधिक आय प्राप्त करेंगे। आपके पास पैसा है, कंपनी कारखाने के अंदर नए नए आधुनिक यंत्रों के द्वारा इकाइयों का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, आधुनिक टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करते रहेंगे, आपके पास आय बढ़ती रहेगी, इसलिए इसे उत्पादन का मानव सर्जित साधन कहा गया है। दूसरा पॉइंट दिया है उत्पादन का सबसे अधिक गतिशील साधन। अभी यहाँ पे मैंने ट्रैक्टर का उदाहरण लिया, तो ट्रैक्टर को क्या हम यहाँ से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं? नहीं, थोड़ा कठिन काम है। अगर हम उसे कहीं खेत में छोड़कर कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए चले गए तो ट्रैक्टर क्या करेगा? दूसरे के साथ घूमने चला जाएगा। लेकिन जो पैसा है, जो नगद है, जो मुद्रा है, उसे हम आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा बैंक के अंदर रखकर अपने गांव, विदेश, शहर कहीं भी ले जा सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी समस्या नहीं। तो जो पूंजी के रूप में भौतिक साधन है, आपका घर मकान है, वो भी एक पूंजी है, वो भी एक संपत्ति है, वह भी आपके मुसीबत के दिन में काम आती है। लेकिन हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकते। लेकिन जो पैसा है आपके जेब में पड़ा है, सूटकेस में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, उसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आप यहाँ हो, आपका भाई गांव में है, यहाँ से आपने बैंक में उसे ट्रांसफ़र किया, तुरंत 2 मिनट में हो गया, वह तीसरे मिनट में उस पैसे को निकाल सकता है, उपयोग कर सकता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, ये जो पूंजी है ये उत्पादन का सबसे अधिक गतिशील साधन माना गया है। पूंजी की कमी है, पूंजी की कमी है। क्यों? क्योंकि पूंजी आपको बनानी है, आपको मेहनत करना है, श्रम करना है, तब पैसा आएगा। ऐसा नहीं आम का पेड़ नहीं, उसको हिलाया है तो आम जैसे गिर रहा है उस तरह से उसके अंदर से पैसे गिर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पूंजी की कमी होती है। पूंजी प्राप्त करने के लिए श्रमिक को श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब उसके पास पूंजी आती है, अन्यथा नहीं। और ये चौथा लक्षण है, पूंजी को मिलने वाला मुआवजा क्या है? ब्याज। अगर आपके पास अधिक रकम है, अधिक पूंजी है, तो आपने किसी को ब्याज पे दिया है, उसके बदले में मिलेगा। आपने कंपनी कारखाना खोला है, उससे जो लाभ होगा वो क्या होगा? ब्याज माना जाता है। आप कहीं पर भी पूंजी लगाते हैं, उसके बदले में जो आपको मुआवजा प्राप्त होता है उसे ब्याज माना जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये पूंजी के परिभाषा के साथ उसके लक्षण पूरे हुए। अब हम नियोजक की चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास जमीन है, भूमि, श्रम है, पूंजी है, नियोजक नहीं है तो सब निरर्थक है, सब बेकार है। इसलिए नियोजक अपनी हथेली पे क्या करता है? जमीन, श्रम और पूंजी को रखकर उसका निर्माण करता है, उत्पादन के साधन को इकट्ठा करके उसका संयोजन करता है, उसको जोड़ने की प्रक्रिया करता है, जोड़ने का कार्य करता है, ताकि उन तीनों साधनों के द्वारा उत्पादन का जो चौथा साधन है नियोजक, वह अच्छी तरह से उत्पादन कर सके। इसलिए देखिए, उत्पादन के साधनों का संयोजन करने वाला नियोजक होता है, उन्हें जोड़ के रखने वाला कौन होता है? नियोजक होता है। व्यवस्थापक और नियोजक में अंतर होता है। व्यवस्थापक जो होता है वो क्या करता है? व्यवस्था करता है, काम करता है, यंत्र इकट्ठा करता है, उससे इकाइयों का उत्पादन करता है, उसके बदले में उसे वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, जो व्यवस्थापक होगा, जो काम करेगा, जो यंत्र को इकट्ठा करेगा, वो क्या करेगा? उसके बदले में वेतन प्राप्त करता है। जबकि नियोजक क्या होता है? वह मालिक होता है। ठीक है, नियोजक जोखिम उठाता है, वह मुआवजा निश्चित उसका नहीं होता है। नियोजक क्या है? नियोजक क्या करेगा? जोखिम उठाएगा। कब, कितना, कैसे, कहाँ, क्यों उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कहाँ भेजना है, ये सारे डिसीजन कौन लेगा? नियोजक। अगर कंपनी के अंदर आग लग जाती है, जो माल है, वस्तु है, वो जल जाता है, नष्ट हो जाता है, तो नुकसान किसका? नियोजक का। बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है, ट्रैक्टर या अन्य साधन के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर वस्तु को भेजा जा रहा है, बरसात हो गई, जो वस्तु है भीग गई, सड़ गई, खराब हो गई, नुकसान किसका? नियोजक का। चोरी हो गया, नुकसान किसका? नियोजक का। तो नियोजक को तो जमीन का भाड़ा दे देना है,
श्रम को वेतन दे देना है और पूंजी को ब्याज दे देना है। लेकिन ये सारे नुकसान कौन सहन करेगा? नियोजक। बाकी जो साधन है, जो उत्पादन के साधन है, कर्मचारी से या अन्य किसी व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी बात है कि अगर लाभ होता है तो फायदा किसको? नियोजक को। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। भूमि, श्रम, पूंजी संयोजन के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया करके आय प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, कौन? नियोजक। नियोजक उत्पादन के तीनों साधनों को एक निश्चित मुआवजा चुकाता है, जबकि उसका स्वयं का मुआवजा अनिश्चित होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर कुछ भी घटना होती है तो उसका हानि, उसका घाटा किसको उठाने का, किसको सहने का? नियोजक को। लेकिन अगर उसके बाद उसके बदले में लाभ होता है तो उसका फायदा, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? नियोजक को। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों नियोजक के यहाँ पे लक्षण दिए हैं। पहला लक्षण है आर्थिक निर्णय लेता है। आर्थिक रूप से निर्णय लेने का काम किसका है? नियोजक का। लाभ हो, नुकसान हो, कितना उत्पादन करना है, कब करना है, कितनी इकाई का करना है, कैसे करना है, आधुनिक यंत्र का, प्राचीन यंत्र का कैसे उपयोग करना है, कितनी पूंजी चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, कितने श्रम चाहिए, ये सारा निर्णय कौन लेगा? नियोजक। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है जोखिम उठाना। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर बरसात हो जाती है, आग लग जाती है, चोरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसका नुकसान, उसका जोखिम किसको उठाना है? नियोजक को। ठीक है, ये सारी समस्याएं, ये सारी विचार शक्ति किसको अमल में रखनी है? नियोजक को। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है नियोजन शक्ति यह गुण है। सबके अंदर नहीं होती है, सभी व्यक्ति के अंदर नियोजक करने का, आयोजन करने का गुण नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं। एक ही कंपनी के अंदर करने, चपरासी का काम करने वाला व्यक्ति मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी सोच, उसकी समझ शक्ति जो ऊपर डायरेक्टर के रूप में, मालिक के रूप में बैठा है, उसके जैसी नहीं है। अगर उसकी जैसी होती तो वह व्यक्ति भी दूसरी कंपनी का मालिक होता, लेकिन वो बन नहीं सकता, क्योंकि जो सोच है, जो गुण है, ये सबके अंदर नहीं होते। लास्ट और चौथा पॉइंट है नियोजक को मिलने वाला मुआवजा क्या होता है? लाभ। जो भी बचे सबको देने के बाद, जमीन का भाड़ा देने के बाद, श्रमिक को वेतन देने के बाद, पूंजी को ब्याज देने के बाद जो बचता है वह नियोजक को लाभ मिलता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।